तो अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक तो स्पेक्ट्रम और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, इसको हम एक कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली जो लाइट होती है ना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, उनका अरेंजमेंट किया जाए एक इंक्रीजिंग वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज में, तो इसी को हम एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ गए ना, कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशंस। समझ गए बच्चों, various types of radiation in the order of their increasing wavelengths or decreasing frequencies। ठीक है, तो इसी को बोला गया है क्या बच्चों, स्पेक्ट्रम। की अगर हम रेडिएशंस को उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर में रखें तो एक प्रकार का बेल्ट बनेगा, बैंड बनता है। इसी को क्या बोला गया है बच्चों, स्पेक्ट्रम। जैसे आपने देखा होगा रेनबो, इंद्रधनुष, उसमें आप देखते हैं 7 रंग एक के बाद एक अरेंज होते हैं। तो उन्हें हम कैसे भी एक ऑर्डर में ले सकते हैं, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो सारे कलर एक के बाद एक दिखाई देते हैं। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम। ओके, अब देखो इसके जो टाइप्स हैं, पहला क्या है, फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जैसे आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष जो है, रेनबो जो है, आप उसमें देखोगे 7 कलर दिखाई देते हैं और एक कलर जैसे ही खत्म होता है दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है। उनके बीच में कोई गैप नहीं दिखाई देता, मतलब उन कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, एक के बाद एक कलर खत्म होता है दूसरा स्टार्ट होता जाता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब यही लिखा है कि व्हेन अ व्हाइट लाइट फ्रॉम सोर्स लाइक एज सन है या बल्ब है, समझ गए ना, कि हम जो हमारी विजिबल लाइट है या व्हाइट लाइट है जो हमें सन से मिल रही है या बल्ब से, अगर हम इसे इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, अगर हम इसे किससे पास करें बच्चों, प्रिज्म से, देन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट वाइड बैंड्स ऑफ कलर। तो ये जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट, आप देखते हैं वो 7 कलर के बैंड्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, देन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट वाइड बैंड्स, चौड़े चौड़े बैंड दिखाई देते हैं कलर के आप। ठीक है, इसी को बोला गया है क्या बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दीज कलर आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम मर्ज इनटू द नेक्स्ट। मींस ये कलर एक के बाद एक जो है खत्म होता है और दूसरा उसी के साथ मर्ज होता हुआ और नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। यही है ना कि दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम मर्ज इनटू द नेक्स्ट, और एक दूसरे में मर्ज हो जाता है और नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक जहां फिनिश हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो उसके बीच में कोई आपको गैप दिखाई नहीं देता। इसी को बोला गया है बच्चों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सच स्पेक्ट्रम is called continuous spectrum. In this spectrum consist 7 color from violet to red. जैसे ये है कोई लाइट सोर्स, क्या है बच्चों, ये क्या है, एक लाइट सोर्स, बल्ब है या सन है, स्लिट हो गई। यहां से ये क्या है बच्चों, प्रिज्म। तो जब इस लाइट को हम प्रिज्म में पास करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो लाइट है इस तरह से स्प्लिट हो गई। ये कौन सी लाइट थी बच्चों, व्हाइट लाइट। ठीक है, और जैसे ही ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से गई तो ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो एक कलर जहां खत्म हो रहा है दूसरे कलर में मर्ज हो रहा है तो दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है। और इस तरह से अगर आप रेनबो में देखोगे तो सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की, फिर उससे कम ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और फिर क्या, वॉयलेट, जिसे हम विबजियोर के शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं। समझ गए ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से कुल मिला के 7 कलर दिखाई देते हैं। ये वेवलेंथ के ऑर्डर में है और हम जानते हैं कि जो विजिबल रीजन है बच्चों कहाँ से कहाँ तक का होता है, 400 nm से लेके 750 nm तक की वेवलेंथ का रीजन होता है जो हमें दिखाई देता है।
यही 7 कलर एक साथ मिले हुए हैं, इंटरफेयर हैं, लेकिन जब ये सातों कलर के वेव्स अलग अलग हो जाते हैं तब हमें सातों कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये है बच्चों क्या, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर कौन सा आता है, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आप देखोगे कि लाइन स्पेक्ट्रम है या आईआर स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे बैंड स्पेक्ट्रम्स हैं। तो उनमें आप देखोगे कि एक शार्प वेल डिफाइंड लाइंस या बैंड्स दिखाई देते हैं और उनके बीच बीच में आप देखोगे गैप दिखाई देता है। मतलब स्पेक्ट्रम इन विच कंटेन्स शार्प well defined lines or bands corresponding to definite frequency, and these bands are separated by gap of definite wavelength। और इन बैंड्स के बीच में, इन लाइंस के बीच में क्या दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है, जो कोई ना कोई डेफिनेट वेवलेंथ का गैप होता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात समझ गए ना कि इनमें जो कलर्स होते हैं या वेवलेंथ होती हैं एक दूसरे में मर्ज नहीं होती, बल्कि एक के बाद खत्म होती है, फिर गैप आता है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होती है। तो इस तरह से इन लाइंस या बैंड्स के बीच में अगर गैप दिखाई देता है तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन से, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है किसी एनर्जी सोर्स से लाइट निकल रही है, उस लाइट को डायरेक्ट हम प्रिज्म में पास करें और फिर उसका स्पेक्ट्रम लें। तो आप देखोगे कि एक ब्लैक जो है बैकग्राउंड की एक प्लेट पर ऐसी लाइट ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी जो अपने एक डेफिनेट वेवलेंथ के रीजन से डिफर मतलब सेपरेट होती हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम। यही लिखा है कि द स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय लाइट which emitted by excited atoms of element is called emission spectrum। कि जब हम किसी भी गैस के, किसी भी एलिमेंट के एटम को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दें, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, फिर वो लाइट एमिट करते हैं, उस लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास किया जाए और फिर उसका क्या लिया जाए बच्चों, स्पेक्ट्रम लिया जाए एक ब्लैक डार्क, ठीक है, बैकग्राउंड वाली प्लेट पे। तो उसमें आपको thus the prism it give rise group of line or band which is appears as bright lines upon a dark background। तो डार्क बैकग्राउंड में इस तरह से आपको क्या दिखाई देती हैं, ये ब्राइट चमकीली लाइंस दिखाई देती हैं। इसी को बोला गया है क्या बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। अगर बैंड है तो बड़े बड़े क्या दिखेंगे, चमकीले बैंड दिखते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गए, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसके अलावा आप मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम्स देखोगे जिसमें बैंड स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम आपको कहलाते हैं एमिशन। मतलब सीधा है, लाइट एमिटेड हो गई और उसको एनालाइज्ड कर लें तो हम इस तरह से ब्राइट लाइंस के ग्रुप्स दिखाई देंगे एक डार्क बैकग्राउंड में, तो हम इसे बोलते हैं क्या बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो बच्चों, एब्जॉर्प्शन नेम से ही पता चल रहा है कि जो लाइट निकल रही है हम उसे एक एब्जॉर्प्शन मीडियम में पास करा दें। तो मीडियम क्या करता है, उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर उस मीडियम में जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते रहते हैं। ऐसे में जो लाइट पास हो रही है उसकी किसी एक डेफिनेट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जब ऐसी लाइट कहाँ जाएगी, एक बैंड से टकराती है या प्लेट से टकराती है, तो वहां पर उनके क्या बन जाते हैं बच्चों, इस तरह से डार्क बैंड। जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया है वो प्लेट पर डार्क बैंड बनाता है। इसी को बोला गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहां लिखा है कि व्हेन लाइट पास थ्रू एनी एब्जॉर्प्शन मीडियम देन एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। समझ गए ना कि जब लाइट को किसी एब्जॉर्प्शन मीडियम से पास कराते हैं तो लाइट पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ऐसे में जो पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से वो एनर्जी सी में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए ही एब्जॉर्ब होती है। The energy absorbed in specific in the term of its wavelength means जो एनर्जी absorb हो गई वो एक डेफिनेट वेवलेंथ वाली कोई ना कोई एनर्जी होगी, वेव शो करेगी।
और जब इस ट्रांसमिटेड लाइट का एनालिसिस प्रिज्म से करते हैं बच्चों, तो इट्स सो डार्क लाइन विच करस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। तो उसमें स्पेक्ट्रम के बाद हमें जब फोटोग्राफिक प्लेट में हम उस स्पेक्ट्रम को लेते हैं तो उसमें हमें डार्क लाइंस दिखाई देती हैं जो कि एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ को शो करती हैं। दीज वेवलेंथ लीव डार्क स्पेस इन द ब्राइट बैकग्राउंड। दिस द स्पेक्ट्रम इज लाइक टू फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बिल्कुल इसका उल्टा बच्चों एमिशन का। देखो इसमें जो बैकग्राउंड बैक था उसमें ये ब्राइट लाइंस आ रही थी, इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा बैंड जो है लाइटेड होगा और इस तरह से इसमें डार्क लाइंस दिखाई देंगी और हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल एमिशन स्पेक्ट्रम का एक निगेटिव जो है निगेटिव बना हुआ पार्ट दिखाई देता है किसमें बच्चों, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब देख रहे हैं कि ये लाइट सोर्स है, इस तरह से एब्जॉर्प्शन मीडियम में लाइट गई, यहाँ पर कोई ना कोई लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर इसको प्रिज्म से एनालिसिस किया। अब जो लाइट एनालाइज्ड होकर फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएगी तो इस तरह से ये लाइट बैकग्राउंड है, क्या है बच्चों, लाइट ब्राइट, ठीक है, बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड में जो है आप देख रहे हैं कि डार्क लाइंस दिखाई देती हैं और इस तरह से ये डार्क लाइंस स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं। इसी को बोला गया है क्या बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ गए ना, ये क्या है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये है कुल मिला के एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद लाइट जो ट्रांसमिटेड लाइट निकली उसका स्पेक्ट्रम लिया जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी में आते हैं बच्चों IR स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और NMR स्पेक्ट्रम, ESR स्पेक्ट्रम, बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो बड़ी क्लासों में हमें स्टडी करनी होती है, अभी हमें यहाँ नहीं देखना। अब हम आ जाते हैं बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम और ये है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब हम ये कहें कि ये होता है स्पेसिफिक फॉर एटम। किसके लिए है बच्चों, ये स्पेसिफिक फॉर एटम, कि जो एटम्स होते हैं उनमें ही मिलता है ये स्पेक्ट्रम। तो सबसे जो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रम है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाकी जो एटम्स हैं उनके ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द एग्जाम्पल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। पहली बात तो ये समझें कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बच्चों ये एक क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लैंप से जो लाइट निकल रही है उसका डायरेक्ट एनालिसिस किससे किया जा रहा है, प्रिज्म से, ना कि कोई एब्जॉर्प्शन मीडियम से जाने के बाद। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर। ये जो बना हुआ है देख रहे हैं आप बल्ब जैसा, ये एक हाइड्रोजन लैंप होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है बच्चों, और जब इसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क लगाया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग की जाती है, तो इन एटम से एक लाइट एमिट की जाती है, वही लाइट स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, कि दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर। यहाँ पे द एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। अब यहाँ जो हाइड्रोजन गैस भरी है बच्चों, उसके एटम जब बन जाते हैं तो वो एटम, ये जो हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं फिलामेंट के थ्रू, उससे वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं और कुछ रेडिएशन क्या करते हैं, एमिट करते हैं, और यही स्पेक्ट्रम में क्या बनाता है बच्चों, लाइंस। तो यही लिखा है कि द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस absorb energy and their electron get excited। समझ गए ना, these excited electron come back to ground state। जैसे ही ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, मतलब अगर हम एक डायग्राम से इस तरह से समझें कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, बोर थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह से एक्साइटेड हो गए ऐसे, अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं जब अपनी ग्राउंड स्टेट में बच्चों, तो यहीं पर ये क्या करते हैं, इस तरह से रेडिएशन एमिट करते हैं और इन्हीं से क्या बनती हैं, इस तरह से लाइंस बनती हैं। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन चलता है और जंपिंग चलती है। तो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चलता है तो इन्हीं से जो लाइट निकलती है जंपिंग के दौरान, यही लाइट, ये जो है रेडिएशन है, तो यही रेडिएशन क्या बनती हैं बच्चों, ये लाइंस बनाती हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में क्या बन जाते हैं, इस तरह से
लाइंस बन जाते हैं। तो यही लिखा है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। इस तरह से ये एक्साइटेड हुए फिर नीचे लौटे। तो जब ये आते हैं तब रेडिएशन का एमिशन करते हैं और यही रेडिएशन हमें क्या बनाती है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये उसका एक्साइटेशन। अब देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी लाइंस के ग्रुप्स दिखाई देते हैं जिन्हें बोला गया है सीरीज। समझ गए बच्चों, लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बहुत सारी लाइंस के ग्रुप्स दिखते हैं उनको बोला जाता है सीरीज। अब ये सीरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी की है और उनके नाम से ही इनका नाम दिया गया है। जैसे पहला है लाइमन सीरीज, तो हम ये कहें कि जितने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिट लेवल तक जहां भी इलेक्ट्रॉन थे एक्साइटेड होके गए, वो सारे इलेक्ट्रॉन जब जंप होके कहाँ आते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेट में N1 में। तो ये जो लाइंस का ग्रुप बनेगा इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। समझ गए बच्चों, ये जो है ये लाइमन सीरीज कहाँ पर मिलती है, ये ध्यान रखें कि लाइमन सीरीज हमें मिलती है कहाँ पर, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहाँ मिलती है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइंस यही होती हैं सबसे लास्ट से और सबसे फर्स्ट लेवल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यही लिखा है कि ऑल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम इनटू फर्स्ट एनर्जी स्टेट मींस N1, द रिजल्ट ऑफ लाइन, यही सीरीज कहलाती है। लाइन सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। इट इज ऑब्टेन्ड एट अल्ट्रा वायलेट रीजन, मींस यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स एमिट होती है बच्चों। दूसरी है बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में देखो कि सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पर जंप करते हैं बच्चों, सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो जो सीरीज मिलती है उसे बोलते हैं बामर सीरीज, और ये कहाँ आएगी, विजिबल रीजन में, मींस यहाँ पर विजिबल लाइट का क्या होता है बच्चों, एमिशन होता है। समझ गए ना। तो इस तरह से यही है कि ऑल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम इनटू सेकेंड एनर्जी लेवल, और यहाँ पर हमें विजिबल रीजन दिखाई देता है। तीसरा है पास्चन सीरीज। अब पास्चन सीरीज देखो बच्चों कि सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हायर एनर्जी लेवल से जब थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो जो सीरीज बनती है वो कहलाती है पास्चन सीरीज, और ये मिलती है IR रीजन में। समझ गए ना बच्चों, कहाँ मिलती है, IR रीजन में। इस तरह से ये है पास्चन सीरीज। फिर आती है ब्रेकट सीरीज कि सभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम इनटू फोर्थ एनर्जी लेवल N4 में, इस तरह से। तो ये जो बनी सीरीज से हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ये भी IR लाइट का एमिशन करती है। फिर आती है फुंड सीरीज बच्चों, सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ एनर्जी लेवल पर जंप करेंगे तो बनती है फुंड सीरीज। और लास्ट हम एक और देखते हैं हम्फ्री सीरीज कि सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब सिक्स्थ एनर्जी लेवल में आएंगे तो बनती है हम्फ्री सीरीज। अब आप देख रहे हैं कि ये जो तीन सीरीज हैं कौन कौन सी बच्चों, पास्चन सीरीज, ब्रेकट सीरीज, फुंड या हम्फ्री, चार ये सब की सब IR रीजन में आती हैं। तो इस तरह से यही डायग्राम शो कर रहा है कि ऑल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक इनटू फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन रिजल्टिंग सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। ऑल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक इनटू सेकेंड एनर्जी लेवल, तो इसे बोलते हैं बामर सीरीज, ये विजुअल रीजन में आती है। फिर इसके बाद आती है ऑल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक इनटू थर्ड एनर्जी लेवल, तो पास्चन सीरीज बनी जो IR में आती है। फोर्थ एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो ब्रेकट सीरीज, इसी तरह फिफ्थ में है तो फुंड, और सिक्स्थ में है तो हम्फ्री सीरीज। अब ये चारों सीरीज देख रहे हैं IR रीजन में, विजिबल में आती है बामर सीरीज, और अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है बच्चों क्या, ये वाली लाइमन सीरीज। अब आता है कि इस सीरीज में जो भी लाइन बन रही है अगर हमें उसका वेव नंबर निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, तो इस इक्वेशन का यूज होता है। इस इक्वेशन को बोला जाता है बच्चों क्या, बामर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बामर इक्वेशन। समझ गए ना। इस तरह से ये इक्वेशन है V बार इक्वल टू RZ स्क्वायर, ठीक है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ R रिडबर्ग कांस्टेंट है जो हम पहले ही बोर थ्योरी में पढ़ चुके हैं,
समझ गए बच्चों। और इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स में। जेड है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। N1 और N2 ये दो एनर्जी लेवल हैं जिसमें हमें N2 हायर एनर्जी लेवल लेना है और N1 लोअर एनर्जी लेवल। अब देखो, अगर हमें किसी भी सीरीज की लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, जैसे लाइमन में, तो N1 तो 1 रखा जाएगा और N2 बच्चों 2 से लेके कहां तक रखेंगे, इन्फिनिट। अब मैं यहां बता दूं कि ये जो लाइन होती है बच्चों किसी भी सीरीज में, इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन। और जो लास्ट है इसको बोलते हैं लास्ट, और समझ गए बच्चों, अल्टीमेट लाइन। मतलब फर्स्ट लाइन जो n से n+1 के बीच में ट्रांजिशन से बनती है, और लास्ट लाइन जो होगी बच्चों वो n इन्फिनिट से n1 के बीच में ट्रांजिशन से बनती है। तो हर एक सीरीज में फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन होगी। अब फर्स्ट के बाद जैसे ये है तो सेकंड लाइन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, तो इस तरह से हमें गिनना होता है। तो लाइमन सीरीज में N1 1 रखोगे आप इस इक्वेशन में, और N2 की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिट तक रखते जाओ। एक एक लाइन की वैल्यू आ जाएगी वेव नंबर के फॉर्म में। बामर सीरीज में N1 की जगह 2 रखना है और N2 की जगह 3 से लेके कहां तक रखोगे, इन्फिनिट तक। अगर आप पास्टन सीरीज में जाते हैं तो N1 की वैल्यू 3 रखें और N2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिट तक। अब बस आपको ये देखना है कि आपको किस लाइन की वेव नंबर निकालनी है, उसको पहचानना है। फर्स्ट लाइन से काउंट करना शुरू करें और आगे की तरफ राइट हैंड साइड में चलेंगे। ब्रैकेट सीरीज में चले जाएं तो N1 की जगह 4 आएगा बच्चों और N2 की जगह 5 से लेके और इन्फिनिट तक चलेगा। फुंड सीरीज में जाओगे इसी तरह से, तो N1 की जगह 5 रखना है, N2 की जगह 6 से इन्फिनिट। और हमफ्री सीरीज में जाओगे तो N1 की जगह 6 रख के और N2 की जगह 7 रख के किसी भी लाइन की आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है बच्चों एनर्जी का वो N1 और N2 के बीच में है। बाकी जो है सब कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कम होता जाता है, और लास्ट में ये लाइंस या कहें कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाती है। समझ गए ना, ये है। फिर हम आते हैं, अगर हमें फर्स्ट लाइन देखनी है तो ये ट्रांजिशन किसके बीच में मिलता है बच्चों, N1 से N1+1 के बीच में। और इसमें जो वेव नंबर आएगा वो मिनिमम वेव नंबर होगा और वेवलेंथ जो निकलेगी मैक्सिमम होगी। मिनिमम एनर्जी भी होगी इसमें, इस ट्रांजिशन में। मतलब फर्स्ट लाइन जो होती है वही कहलाएगी N1 और N1+1 के बीच में ट्रांजिशन करने से। तो इस तरह से हमें N1 किस सीरीज में रखना है, लाइमन में रखना है, तो N1 की जगह 1 रख दो और यहाँ 2 हो जाएगा। तो किसी भी सीरीज की लाइन फर्स्ट लाइन की वेव नंबर आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है लास्ट या अल्टीमेट लाइन। तो ध्यान रखें कि ये जो लाइन बनती है ये ट्रांजिशन होता है N1 और N इन्फिनिट के बीच में, और ये जो लाइन बनेगी सबसे मैक्सिमम वेव नंबर रखेगी और सबसे मिनिमम वेव लेंथ रखेगी बच्चों। अब आपको किसी भी सीरीज का निकालना है लास्ट लाइन, तो N1 की वैल्यू पुटअप करते जाएं। जैसे लाइमन की निकालोगे तो N1 की जगह 1 रख दोगे तो R के बराबर ही आएगा V बार, Z1 हो जाएगा अगर हम हाइड्रोजन ले लें। तो इस तरह का ट्रांजिशन N इन्फिनिट से N1 के बीच में। बात समझ गए अच्छी तरह से। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस कौन सी सीरीज कहाँ आ रही है। अब एक चीज और बता दूं बच्चों कि ये जो लाइन है N1, इससे नीचे पूरा अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। मींस N1 के से ही शुरू हो रहा है अल्ट्रा वायलेट रीजन और N1 पे ही खत्म होता है। समझ गए ना। N2 अगर यहाँ चले जाएं तो N1 से N2 के बीच में जो है ना बच्चों, यहाँ पर पूरा विजिबल रीजन है। मींस N2 पर ये फिनिश हो रहा है विजिबल रीजन और N2 से ही स्टार्ट हो रहा है। और नीचे की तरफ जाके जो विजिबल रीजन फिनिश होगा वो N1 की बाउंड्री पे खत्म होगा, और ऊपर की तरफ जाएं तो N2 की बाउंड्री में विजिबल रीजन खत्म होगा। मींस ये जो पूरा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, विजिबल रीजन दिखाई देगा आपको। और यहाँ से नीचे जो है वो है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, रीजन। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा जाए विजिबल एंड कहाँ है तो आप लिखोगे N1, ठीक है। तो अल्ट्रा
वायलेट रीजन, यहाँ पर इसके नीचे अगर कोई भी लाइन आएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज ही निकलेगी। विजिबल रीजन ये कहलाएगा बच्चों। इसमें आपको पूछता है कि बामर सीरीज में या विजिबल रीजन का एंड कहाँ दिखाई देगा नीचे की तरफ, तो वो होगा बच्चों कहाँ पर, N1 में। ठीक इसी तरह से IR का एंडिंग देखा जाए कि यहाँ से यहाँ और ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर IR रीजन है, तो ये है क्या बच्चों, एंड ऑफ IR रीजन, और यहीं से स्टार्ट भी है, समझ गए ना। तो यहाँ के बाद पूरा विजिबल लग जाता है N2 के बाद, तो यहाँ पर एंड होगा IR रीजन में, मीन्स N इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप देखोगे एंड ऑफ विजिबल रीजन, ठीक है, मीन्स N जो है 1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से। फिर हम आ जाते हैं बच्चों नंबर ऑफ लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज में निकालना। जैसे आपको किसी भी सीरीज में लाइंस निकालनी, कि मैंने कहा लाइमन सीरीज में लाइंस क्या होंगी, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइंस निकालने का, n फाइनल माइनस n1, जहां n फाइनल मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, ठीक है, और n1 क्या है बच्चों, जहां पर आ रहा है। अब n1 हर एक का फिक्स है, मैंने बता दिया है आपको, लाइमन के लिए 1 इस तरह से। तो n इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n8 टू n1। अब यहां बता दूं कि यहां पर जो है n फाइनल क्या है, मतलब ये कहलाएगी ऑर्बिट फ्रॉम विच, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जंप्स, जहां से जंप कर रहा है या कम, ठीक है, जंप्स या हम कहें कम। जैसे n8 से n1, तो n फाइनल की जगह कितना रखेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये होगी n फाइनल, और ये क्या होगी बच्चों, n इनिशियल। तो लाइमन सीरीज में अगर मैं कहूं कितनी लाइंस बनेंगी, तो 8 से -1 करेंगे तो 7 लाइन बन जाएंगी। बामर सीरीज में n की वैल्यू n1 की वैल्यू 2 होती है तो 6 लाइन बनेंगी। पास्चन सीरीज में चले जाओगे बच्चों तो 5 बनेंगी। ब्रेकट सीरीज में जाओगे तो 4 बनेंगी। हम्फ्री सीरीज में जाओगे तो, फुंड सीरीज में तो 3, और हम्फ्री में जाओगे तो 2। देखो मैं चाहूं तो इस तरह से डायग्राम से बता सकता हूं आपको कि जैसे ये है और ये है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से कुल मिला के अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, ये है मान लो ये है n1, ये है n2, ये है n3, ये है n4, ये है n5, ये है n6, ये है n7, और ये क्या है बच्चों, n8। तो देखो अगर आप देखोगे कि कितनी लाइंस बनेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो बन गई ना। कि जब आप n8 से ला रहे हो, और कहाँ पर, जब हम n8 से कहाँ पे ला रहे हैं बच्चों, n1 में, समझ गए ना। तो यहाँ पर n1 में आ रही हैं, तो कितनी लाइंस बन रही हैं लाइमन सीरीज में, लाइंस देखो आप, ठीक है, तो ये लाइंस कितनी हो गई, देखो 7, जो ऊपर भी बता रहा हूं मैं, 7 लाइंस बन रही हैं, ठीक है। अगर अब मैं कहूं कि वामर सीरीज में कितनी लाइंस बनेंगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लाइंस देखो आप कितनी हो गई, 6। कौन सी सीरीज है, वामर में। फिर यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितनी हो गई, 5 लाइंस, ठीक है। और ये कौन सी है बच्चों, पास्चन में, ठीक है। फिर आप देखो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लाइंस बन रही हैं। ये किस में बन रही हैं, ब्रैकेट में। फिर यहाँ देखो 1 2 3, ये कहाँ आ गई, फुंड में। कितनी लाइंस हैं आप देखो, 3, जो हमने अभी देखा है, और ये और 2, तो ये है हम्फ्री, ठीक है। तो यहाँ कितनी लाइंस बन रही हैं, 2। तो इस तरह से आपको किसी भी सीरीज की लाइंस निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा है टोटल लाइंस इन ट्रांजिशन। तो जैसे पहला है लाइंस, ये है, ठीक है, कि अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो समीशन डेल्टा एन, जहाँ डेल्टा एन फाइनल माइनस इनिशियल, कि 2 एनर्जी लेवल आपको बता दिए गए हैं, n8 से n2 में ट्रांजिशन हो रहा है। टोटल लाइन बनेंगी कितनी बच्चों, 6, ठीक है, सॉरी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हम लाइंस निकालें तो 6 5 4, तो ध्यान रखें कि ये
बामर सीरीज में मिलेंगी, ये पास्चन में मिलेंगी, ये ब्रैकेट में मिलेगी, ये फुंड में मिलेगी, समझ गए बच्चों, ये हम्फ्री में मिलेगी, इस तरह से, और ये कोई और सीरीज है। लेकिन इसमें ध्यान रखें लाइमन सीरीज नहीं आएगी बच्चों। क्यों नहीं आएगी? देखो, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन N1 में आ ही नहीं रहा है, तो जब लाइमन में ही नहीं आ रहा है N1 में तो कोई लाइंस नहीं बनी, तो इसमें बामर से स्टार्ट हो गई। अगर आपको केवल एक एनर्जी लेवल बता दिया गया है तो ध्यान रखें, और कहाँ जा रहा है ये नहीं बताया गया, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे मैक्सिमम लाइंस का n(n-1/2). मान लो n 8 है तो लाइंस बनेंगी 28। अगर आप किसी भी सीरीज का एंड देखें तो लाइमन सीरीज का एंड बच्चों N1 से नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है, लोअर रीजन में एंड N1 पे हो जाएगा। बामर सीरीज का N2, ठीक है, यहां पर आएगा N2 का बामर सीरीज पर, और लाइमन रीजन जो है लोअर रीजन अप टू N1 तक का फैला होगा, मतलब इट इज विजिबल एंड, N1 जाके विजिबल एंड आ जाएगा, ठीक है। पास्चन में जाओगे तो N3 से स्टार्ट से लोअर अप टू N2 तक इट इज IR एंड, मतलब N2 पे जाके IR एंड आ जाता है। और भी इसी तरह से, तो सारा 3 ही रीजन ध्यान रखना है। विजिबल रीजन तो अल्ट्रा वायलेट रीजन तो N1 के नीचे होगा बच्चों, और N1 से ऊपर जो स्टार्ट हो जाएगा N2 से N1 के बीच में विजिबल रहेगा, और N2 के ऊपर फिर IR रीजन हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।